नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, 11 दिसंबर का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और साइंस के तीनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन है अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, वोल्टमीटर का उपयोग जो होता है ना, वो विद्युत विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो या इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किसका हम लोग यूज़ करते हैं, वोल्टमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी तार, ठीक है, ए और बी दो तार हैं जिसकी लंबाई समान है। तार का जो लेंथ दे रखा है वो दोनों का समान दे रखा है। ठीक है, ए का अनुप्रस्थ काट बी की तुलना में दोगुना है, यानी कि अगर हम इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसका जो अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, ये है 2a और इसका वाला दे रखा है a है, यानी कि a वाला दोगुना है b का तुलना में। ठीक है, तो अब इसको निकालना है कि हमको बताना है कि दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा। तो आराम से नहीं निकाल सकते, ओम्स का नियम के अनुसार क्या बोलता है, v = IR। तो r बराबर क्या होता है, ρ/L। ठीक है, हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्या होता है, r बराबर ρL/A, माफ किया ना, ρL/A होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे रो का कोई काम नहीं, यानी कि मेटेरियल से हमको लेना देना नहीं है, तो इसका तो हम लोग हटा देंगे, यानी कि मेरे पास क्या बचा, L/A, यानी कि लेंथ बचा कंडक्टर का, यानी कि तार का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बचा। अब दो कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। तो पहला कंडीशन अभी मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, R = दे रखा है L/A। ठीक है, ये हो गया पहला वाला कंडीशन ए वाला में। ठीक है, और बी वाला तार को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या देखा, R बराबर L/A, लेकिन ये जो ए का है, ए वाला दोगुना कर दिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का दोगुना कर दिया हम। ठीक है, ये वाला कंडीशन दे रखा है। अब इसको हम लोग बोल रहा है रेशियो में पूछना है कि अनुपात में पूछ दिया। अनुपात लगा दीजिए, ये आर से ए आर खत्म, ये एल से ए एल खत्म, ए से ए खत्म, यानी कि 1/2 यहाँ पे बचा, 1/2 और यहाँ पे बचा कितना, 1। अब इस 2 को इधर ले जाते हैं तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 1:2 आया था किसी का, तो वही वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:2। अगर ये ऑप्शन में था तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, कैसे निकाले, समझ में आ गया। ये देखिए, इस फॉर्मूला से पुट करके बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग दे रखे आर बराबर इतना, ये है ए वाला, ये वाला है बी वाला। ठीक है, इसमें दो गुना है, इसमें एक गुना काट पीट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, त्वचा यानी कि स्किन किस प्रकार की उपकला ऊतक से बनी होती है। तो आपको बता दें कि इसमें जो होता है ना, केराटिनाइज्ड स्ट्रेट फील्ड स्क्वेमस एपिथेलियल जो ऊतक होता है उससे बना होता है। ठीक है, ये किसका, त्वचा का, यानी कि स्किन का ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्लोरीन का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, जो कि 17 होता है। अब ये बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका जो जहाँ तक हमको पता लगा है उसमें आपको दे रखा था इस तरह से। ठीक है, ना कि इस तरह से दे रखा था, तो दोनों ही हम बता दिए। तो इसका हो जाएगा 2, 8, 7, 17, 2, 8, 10 और 7, 17, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, कौन सा, ये वाला। ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन आपको ऑप्शन में जो दे रखा था ये दे रखा था, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में इसको दे दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आणविक यौगिक यानी कि मोलिकुलर कंपाउंड है। देखिए, आणविक यौगिक पूछा गया है। ठीक है, आणविक सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना मतलब जरूरी है कि आणविक यौगिक होता क्या। आणविक यौगिक क्या होता है, वे होते हैं जिसमें अधातु परमाणुओं के बीच सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, उसको आणविक परमाणु कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों अधातु होते हैं। ठीक है, देखिए ये कार्बन अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, तो दोनों ही अधातु के बीच में जब होता है उसको आणविक मोलिकुलर कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लो, सोडियम एक धातु हो गया, ये तो होगा नहीं, मैग्नीशियम एक धातु हो गया, कैल्शियम एक धातु हो गया, एक ही बचा है जो कि धातु और अधातु के बीच में संयोजन होता है। ठीक है, इसको आणविक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, और यही इसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब कई सारे प्रतिरोध को श्रृंखला क्रम में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कौन सी राशि स्थिर रहता है। अच्छा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा तो कौन सी राशि उसमें से जो है वो स्थिर रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता है। तो करंट, हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी सीरीज में जोड़ा जाएगा तो करंट सेम रहेगा, और जब पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो उसमें वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, सीरीज में जोड़ा जाएगा तो करंट सेम रहेगा, पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो वोल्टेज सेम रहता है, इस चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक पूछा गया था क्वेश्चन, जो कि एक नया क्वेश्चन अभी मतलब स्टार्ट किया इस तरह से पूछने के लिए, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ये पूछा गया। तो और आपको 3 ऐसा कोई भाग दे दिया होगा जो सेम होगा और एक गलत होगा, या फिर
तीनों को एक ही साथ ए में ही या फिर बी में या फिर सी में किसी भी तरह से वो पूछ सकता है, पूछा होगा आपका, ठीक है। तो देखिए न्यूरॉन का जो मुख्य भाग होता है ना वो होता है डेंड्राइन, कोशिका का जिसको सेल बॉडी बोला जाता है, सोमा बोला जाता है, और साइटोन, ये मुख्य भाग होता है इसका, ठीक है, साइटोन बोला जाता है। और एक तीसरा भाग होता है एक्सॉन, ठीक है। अब हम लोग तीनों को बारी बारी से देखेंगे क्योंकि इससे आप क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, एक एक देख लेंगे। इसके इतना हम जो जितना अभी करवा दे रहे हैं इसमें ग्रुप डी में जिस तरह से क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है इससे बाहर हम लिख के बता देते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को न्यूरॉन से तो नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले डेंड्राइन। डेंड्राइन क्या है? तो ये पेड़ जैसे, पेड़ की शाखाओं की उभार जैसी एक रचना होती है। सबसे पहले तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, आप लोग सब समझ में आ जाएगा इसी से, ठीक है। ये इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है। तो जो बोला गया था डेंड्राइन, ये जो पार्ट होता है ना, ये जो निकला हुआ पार्ट रहता है, ये जो निकला हुआ पार्ट है बाल जैसा, इधर 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 इधर, ये डेंड्राइन, ये डेंड्राइन है, इसको बोला जाता है क्या? डेंड्राइन। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है कोशिका का या फिर सेल बॉडी, इसी को बोला जाता है सेल बॉडी, और इसी को बोला जाता है सोमा या फिर इसी को बोला जाता है साइटोन, ठीक है। ये वाला, यही उसका मेन पार्ट होता है, यहीं पे न्यूक्लियस होता है। और ये जो पूंछ वाला जो पार्ट देख रहा है ना, जो इस तरह से होता है, इसको बोला जाता है, ये जो पूंछ वाला पार्ट देख रहा है इसको बोला जाता है एक्सॉन, ठीक है। अब देखिए सबका एक एक करके आप तीनों याद रख लेना। इसको बोला जाता है डेंड्राइन, ये जो ऊपर में ये जो निकला हुआ है ना इस तरह से, ये वाला, इसको बोला जाता है डेंड्राइन। ये जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस है, ये वाला पोर्शन को बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है कोशिका का सेल बॉडी या फिर सोमा या फिर साइटोन बोला जाता है। और ये जो पूंछ वाला पोर्शन है उसको बोला जाता है एक्सॉन, ठीक है। ये तीनों नाम याद रख लेना। अब चलिए हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले डेंड्राइन ये क्या होता है? ये पेड़ की शाखाओं जैसी उभरी होती है, आप लोग देख चुके थे इसका फिगर, जो कोशिका काय से बाहर निकली हुई होती है, जो कोशिका काय से बाहर निकला हुआ रहता है, इस तरह से जो था, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा था, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य एक न्यूरॉन है, जो हम लोग अभी जो स्ट्रक्चर जो बनाए थे न्यूरॉन का इस तरह से, ठीक है, ये एक न्यूरॉन को कई सारे और भी न्यूरॉन से जो आने वाला जो सिग्नल होता है ये डेंड्राइन के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, और उससे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में है कोशिका काय, जिसको हम लोग बोलते थे कि किसी भी न्यूरॉन का जो मेन पार्ट होता है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यह न्यूरॉन का मुख्य हिस्सा होता है और न्यूक्लियस इसी के अंदर में रहता है, ठीक है। यह प्राप्त जानकारी को संसाधित करता है और इसको आगे एक्सॉन तक बढ़ाता है, ठीक है। ये जो प्राप्त जानकारी, ये एक प्रोसेसर की तरह काम करता है, ये प्राप्त जानकारी को यहाँ संसाधित करता है और आगे पूंछ वाला जो पोर्शन था एक्सॉन उसके ओर बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं एक्सॉन में। एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन यह एक लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है जो कोशिका काय से निकलती है, ठीक है। यह तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इंपल्स को कोशिका काय से दूर दूसरे न्यूरॉन, मांसपेशियां या ग्रंथियों तक या ग्लैंड तक पहुंचा देता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कौन लिया? एक्सॉन लिया। एक्सॉन ने डेंड्राइन लिया। डेंड्राइन क्या किया? फिर सेल बॉडी तक गया। सेल बॉडी क्या किया? इसको प्रोसेस किया और फिर उसको भेज दिया कहाँ पे? एक्सॉन के पास। और एक्सॉन क्या किया? जितने भी चाहे वो नर्व इंपल्स के थ्रू भेज देता है, किसको मांसपेशियों को या फिर ग्लैंड को या फिर शरीर का और भी अंग को भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है? अब देख लो, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाता है, ठीक है, पानी को निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट इसका हो जाएगा मेन ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे रसायन को पूछा गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तरंग की चाल वेव स्पीड का सूत्र क्या होता है? आप लोग को पता होगा, इजी क्वेश्चन पूछा था। v बराबर क्या होता है? f इंटू लेमडा होता है। तरंग का चाल यही होता है और यही वाला क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला से उठा के पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो वक्रता केंद्र कहाँ होगा, किधर होगा इसका? तो देखो ये जो होता है ना सामने में होता है, दर्पण के सतह के पीछे। अब माफ कीजिएगा, ये कन्वेक्स लेंस पूछा ना, तो दर्पण के सतह के पीछे उभरी हुई रूप से, देखो ये हो गया कन्वेक्स मिरर हो गया ये, ठीक है। अब इसके जो सामने में होता है, यहाँ पे होता है ये, ठीक है, आपका यहाँ नहीं, ये पीछे की ओर होता है, ठीक है। यहाँ होता है इसका फोकस। तो दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बारे में पूछा है ना, तो वक्रता केंद्र होगा कहाँ? मेरे दिमाग में फोकस चल रहा था तब से। यहाँ वक्रता केंद्र पूछा, इसके पीछे होगा। देखिए कोई भी जो दर्पण होता है ना वो क्या होता है? खोखला गोला से बना होता है, ठीक है।
और ये जो होता है ना फोकस इसके अंदर में होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हमेशा इसके अंदर में ही होगा। केंद्र कहाँ होता है किसी भी सर्कल का? इसके अंदर में होता है। आप देखो इस कंडीशन में अगर हम लोग काट दे रहे हैं इसको ऐसे, और इसको हम लोग बना दे रहे हैं किसको? उत्तल दर्पण बना दे रहे हैं, और ये वाला पोर्शन को अगर रंग दे रहे हैं तो फिर भी तो इसका अगर इसको हम इस तरह से अगर गोला बनाते हैं तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ पे आएगा? ये दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के आगे वो होता है जो जहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और वो दर्पण के पीछे यहाँ हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? दर्पण के सतह के पीछे उभरी हुई होता है, उसके पीछे बनता है, ठीक है, मिरर के भीतर बनता है। हम तब से इसका ना फोकस लेके चल रहे थे, मेरे दिमाग में फोकस चल रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर जब संतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाया जाता है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, अब इस पर एक असंतुलित बल लगाया जाता है। जब एक असंतुलित बल यहाँ पे लगा रहे हैं इस ओर, तो इसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में। तो क्या होता है? ये उसी डायरेक्शन में त्वरित हो जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा यही वाला। ओजोन परत को नुकसान किसके कारण होता है? तो ओजोन परत का नुकसान कोई एक कारण नहीं होता। हाँ, मेन कारण अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा भी ग्रीन गैसेस के कारण होता है। तो इसका जो मुख्य यहाँ पे होना चाहिए कि मुख्य मेन क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है जिसमें नर और एक मादा यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होगा? एकदम अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, एकदम सूत्र से पूछा जा रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है आप लोग को पता होगा? तो Gm डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ अभी, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि धनात्मक होती है? तो आप लोग अभी बताए थे क्या कि उत्तल दर्पण में इससे पहले वाला जो शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सी राशि धनात्मक होती है? तो इसका फोकस जो होता है ये धनात्मक होती है। नेक्स्ट देखो, जब मादा मनुष्य में यानी कि जब मादा या मनुष्य की बात किया जा रहा है, जब मादा में अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है? जब मादा में क्या होता है? अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वो क्या होता है कि वो मासिक चक्र जो होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक यहाँ पूछा गया है। अलैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक का संयोजन होता है? नहीं, ये लैंगिक में होता है। विखंडन या खंडन विधि के द्वारा होता है, ये सही होगा, ठीक है। निषेचन आवश्यक है? निषेचन बिल्कुल भी नहीं। दो अभिभावकों की आवश्यकता होती है? नहीं, एक ही से हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या दे रखा है? विखंडन या खंडन द्वारा जीव नया बनाया जा सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि एथेनोइक अम्ल एक अम्ल है? तो ये कौन सा कथन सिद्ध करता है कि एथेनोइक अम्ल एक अम्ल है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखा था, जिसमें से एथेनोइक अम्ल लिटमस पेपर को लाल, अम्ल कभी भी लाल को नीला नहीं करता है, नीला को लाल करता है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बिल्कुल करेगा। एथेनोइक अम्ल नमक बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। अम्ल अकेले नमक कैसे बना देगा? उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब मिलता है तो इससे क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है और पानी निकलता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक किसान नदी किनारे खेती करता है, ठीक है। एक किसान नदी के किनारे खेती करता है, पानी प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो पानी प्राप्त करने के लिए, अभी ये तो ऑप्शन पे डिपेंड है कि ऑप्शन में क्या दिया था। या तो वो छोटा सा नहर नाला खोद के अपने खेत तक ले जा सकता है, या फिर वहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा सकता है जिससे कि पानी को पाइप के थ्रू वहाँ तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। कई सारे ऑप्शन है जिससे कर सकता है। तो देखिए, नदी के किनारे जो है ना, एक किसान के लिए वहाँ तक लाइट लाना पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर हो सकता है डीजल के थ्रू हो सकता है ये, तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया था, ठीक है। किसान को सिंचाई के लिए पंप सेट या ट्यूबवेल का उपयोग कर पानी खेत तक लाना चाहिए, ठीक है, या नहर। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये एक जो साइको वाला जो में पूछा जाता है उस तरह से क्वेश्चन इसको माना जा सकता है, ठीक है। पता नहीं साइंस में क्यों इसको डाल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिफ्ट 2 में एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान जिसका मास कितना है? 3 किलोग्राम पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल जो होता है ना कितना आवश्यक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास तो मेरा दे रखा है कितना? 3 kg, और एक्सेलरेशन भी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मास मेरा दे रखा है कितना? 3 kg, और एक्सेलरेशन दे रखा है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से F नहीं निकाल लेंगे, F = ma करके। तो F = m कितना दे रखा है? 3, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2, यानी कि 6 न्यूटन हो जाएगा। हाँ,
उससे पहले आप लोग एक बार जो है ना, ये जो इसका यूनिट है किस में दे रखा है, ये केजी में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, मतलब सही हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो इसका 6 न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बन के किस प्रकार यानी कि एलोटोप का आकार षष्ठभुज यानी कि हेक्सागोनल आकृति का होता है। तो कार्बन का जो होता है ना ग्रेफाइट, इसका हेक्सागोनल होता है, षष्ठभुजाकार होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना मल्टी लेयर का होता है, ठीक है। इसमें दो होगा, एक ग्रेफिन का भी होता है षष्ठभुजाकार, ठीक है, एक षष्ठभुजाकार ग्रेफिन, लेकिन ये सिंगल लेयर में होता है और ये परत दर परत होता है इसमें मल्टी लेयर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में भी दिया गया था। हीरा में आप आगे में पूछा जा सकता है, आगे के शिफ्ट में हीरा में कौन सा होता है। तो हीरा में चतुष्फलकीय होता है यानी कि टेट्राहेड्रल होता है। फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, उसका क्या होता है, तो ये गोलाकार होता है। अगर C60 की बात करें तो ये गोलाकार होता है, इसके अलावा भी अन्य शेप का भी होता है, लेकिन अगर बेसिकली एग्जाम में यही पूछा जाता है C16, ठीक है, जिसको बकमिंस्टर फ्लोरीन कहा जाता है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, गोलाकार फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। और ग्रेफिन को तो बता ही दिए हम लोग, क्या होगा, सट यानी कि हेक्सागोनल होता है, ठीक है। अंग्रेजी में ही नाम याद रखिए, हिंदी वाला थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में वृषण यानी उदर गुहा से बाहर क्यों होता है, यानी कि जो मनुष्य का जो टेस्टिस होता है वो उदर गुहा यानी कि पेट एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है। क्योंकि देखिए मेन जो होता है ना टेस्टिस का काम क्या होता है, मेन स्पर्म का बनाना। स्पर्म जो होता है वो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है जो माना गया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए बनने के लिए। अगर ये अंदर होता तो ये स्पर्म बनता ही नहीं, ठीक है। तो 2 से 3 डिग्री यानी कि ये जो होगा इसका मान के चलो 2 से 3 डिग्री या तो 35 डिग्री 34 डिग्री मान के चलो, उतना टेम्परेचर पे ये स्पर्म बनेगा, जिस कारण से ये हमारे शरीर से बाहर होता है, उदर गुहा के अंदर नहीं होता, बाहर होता है, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी को सूत्र पूछा, हाफ mv स्क्वायर होता है। 3 अभी तक सूत्र पूछ चुका है इस मतलब इस जो आज जो 11 तारीख की एग्जाम था उसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायो मैग्निफिकेंट का उदाहरण है। तो बायो मैग्निफिकेंट का उदाहरण कौन सा है, तो केले का छिलका, सड़ी हुई साग और सब्जी और भूसा, ये सब तो नहीं होगा, ये हो जाएगा कौन सा, कीटनाशक, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिए क्या बोला गया इसके बारे में, जो पेस्टिसाइड होता है खाद्य श्रृंखला में ऊपर उठते उठते संग्रहित होकर बड़े जीवों में अधिक सांद्रता दिखाती है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि बायोमैग्निफिकेशन के बारे में कि जो ये जो था पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा किस पे पाया जाता है, इफेक्ट किस में दिखाता है। तो उसमें था हिरन था, मेंढक था, सांप था, समथिंग कुछ करके इस तरह से था, और लास्ट में दे दिया था कौन सा, चील यानी कि गिद्ध था, चील या गिद्ध इस तरह कुछ दिया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जो सबसे टॉप में होगा गिद्ध हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। और यही वाला यहाँ भी पूछा गया क्वेश्चन है, बस चेंज किया गया है। प्रतिध्वनि यानी कि इको किस दूरी पर नहीं होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछना चाहिए इसको, मतलब ऑप्शन कोई भी नहीं मिल रहा है। इको जो होता है ना, ये क्या करता है, इको जैसे कि हम बोले और वही वाला वर्ड जो हम बोले वही वाला फिर से हम मेरे कान तक आने में जितना समय लगता है, जितना दूरी से, तो 0.1 सेकेंड में अगर वो वापस आ जाता है फिर से मेरा बोला हुआ, तो उसको हम लोग इको बोलेंगे, ठीक है, यानी कि वो इको हो रहा है। और ये जो दूरी होता है 340 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से साउंड जाता है। इसको जब 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 17 मीटर, ठीक है। अगर ये 17 मीटर के अंदर में रखा गया है और हम लोग बोल रहे हैं तो उसको आने में 0.1 सेकंड लगेगा फिर से मेरा वो आवाज़ को रिटर्न आने में, ठीक है। तो इसी को इको बोला जाता है। अब यहीं पे ये पूछा गया प्रतिध्वनि जिसको इको किस दूरी तक नहीं होती है, तो 17 मीटर तक तो होती है भाई, उसके बाद नहीं सुनाई देगा हमको, उसके बाद इको नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, दे दिया 10 मीटर, 100 मीटर, 70 मीटर, ये तीनों तो नहीं होने वाला है, एक ये वाला था, ठीक है, इको सुनाई नहीं देगा। तो अब देखो यहाँ से तो इको सुनाई देगा, ये सब चीज़ें नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 को दे रखा, अब या तो ये गलत है या फिर ये गलत है, दोनों में से कोई एक गलत है। ऐसे यहाँ पे इस हिसाब से जो इसमें दिया गया उसके अनुसार तो 10 मीटर होना चाहिए, लेकिन क्या ये 10 मीटर होगा, आप लोग खुद से सोच के बताना। एनसीईआरटी ने खुद दे रखा है 17 मीटर, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल होगा। अब ये क्वेश्चन या तो गलत हमको बताया गया है या फिर ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ किया है, यहाँ पे 10 मीटर अगर मानेगा इसको तो फिर 10 मीटर ही मानेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितने दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी दूरी दर्पण के पीछे में उसका इमेज बनता है, ठीक है। जितनी दूरी पे वस्तु रखा जाएगा दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे उसका इमेज बनेगा, ये होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में यहाँ भी और भी कई सारे फैक्ट बताया गया है, जरा पढ़ लेते, ठीक है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसमें, तो आभासी बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है हमेशा, आप लोग को पता ही होगा, और इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता, ठीक है, हमेशा सीधा बनता है। जब आप चेहरा अपना देखते हैं शीशा पे, प्लेन मिरर पे, तो आपको क्या उल्टा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है, एक होता है लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड मतलब इसमें
प्रतिबिंब तो सीधा बनेगा, लेकिन ये बायां वाला दाहिना, दाहिने वाला बायां दिखाई देता है। इसका यही होता है लेटरल इन्वर्टेड, या पार्श्व रूप में उल्टा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रतिबिंब की विशेषताएं। इसमें प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है? आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। ठीक है, दूरी क्या होगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितने दूरी पे रखेगा इमेज, उतना ही दूरी पे दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, उपयोग इसको क्या कहाँ करते हैं? इसका घरेलू उपयोग करते हैं, जैसे कि शीशा, आईना हम लोग जो देखते हैं उसके लिए करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में, ये सब में इसका यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप में, जो पनडुब्बियों में पेरिस्कोप होता है उस पर क्या करता है? सुरक्षा कारणों पर जब कोई रोड होता है, इस तरह साफ मोड़ होता है, तो यहाँ पे प्लेन मिरर दे दिया जाता है। जो इधर से जो आदमी आएगा यहाँ प्लेन मिरर में देखेगा और उसको पता चलेगा कि इधर से कौन सा गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उस कारण से इसको लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोकस दूरी और शक्ति। इसको फोकस दूरी और शक्ति के बारे में भी देख लेते हैं प्लेन मिरर का। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकस दूरी होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, अनंत तक होता है। और इसका जो प्रकाशिक शक्ति यानी कि ऑप्टिकल पावर जो होता है 0 होता है, इसमें कोई पावर नहीं होता है। पावर वाला चश्मा इसमें में कभी भी प्लेन मिरर देखें कि प्लेन मिरर की यूज़ होता है, उसमें कोई पावर ही नहीं होता है। ठीक है, यही वाला चीज़ इसमें प्लेन मिरर के बारे में इतना। ठीक है, ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर का भी पूछना शुरू कर दिया है, तो आगे का शिफ्ट में प्लेन मिरर अब आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षार धातु यानी कि एल्कलाई मेटल नहीं है? तो देखिए क्षार धातु कौन सा है? तो अब देखिए एल्कलाई मेटल जो होता है ना वो कौन सा होता है? तो लिथियम होता है, सोडियम होता है। पीरियडिक टेबल में लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, रुबेडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रांसियम होता है, ये सब होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दिया होगा वही वाला नहीं था आपके ऑप्शन में, तो ये देखिए एल्कलाइन मेटल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पतली, यानी कि यहाँ स्वर्ण पत्तल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यानी कि इसको गोल्ड फॉयल पर प्रभाव करने से संबंधित कौन सा कथन सही है? जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्ड किया गया था किस पे? गोल्ड फॉयल पे, तो बताना है कि आपको इनमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है। तो अल्फा कण, सभी अल्फा कण सीधे निकल जाता था, ये गलत है, कुछ तो मुड़ता था ना। अधिकांश कण सीधे चले जाते थे और कुछ मुड़ जाते थे, ये सही है। सभी कण पीछे उछल जाते थे, ये गलत है। सभी भी कोई भी कण स्वर्ण पतली को भेद नहीं पाए, ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। आप लोग अगर रदरफोर्ड में ये वाला जो अल्फा कण से बम्बार्ड किया गया था, अगर इसको पढ़े होंगे तो आप लोग आराम से इसको कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंबन के बाद किस बिंदु से आती हुई दिखाई देता है? तो उत्तल दर्पण है, अब उत्तल दर्पण बना लो, ये देखो उत्तल दर्पण बन गया। अब मुख्य अक्ष ये वाला है, अब इसके समानांतर कोई किरण आ रहा है, टकराएगा, टकराने के बाद ये इधर चला जाएगा और हमको दिखाई क्या देगा कि प्रतिबिंब जो है ना कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे, इस जगह पे बनेगा। और इस जगह कहाँ पे? फोकस पे। तो कहाँ पे बनता है? ये फोकस पे बनता है। ठीक है, निम्न में से किसको गर्म करने पर अंततः बुझा हुआ चूना मिलता है? देखिए यहाँ पे पूछा एक चीज है, गर्म करने पे बोला गया है। ठीक है, तो किसको गर्म करने पे बनेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, देखो यहाँ पे चूना पत्थर, अच्छा किसको गर्म करने पे बोला गया है ना? ठीक है, देखिए जब चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है चूना पत्थर, को तेज गर्म किया जाता है तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला जाता है, जो हम लोग अक्सर देखते हैं जो घर में पोछड़ा करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए हम लोग बुझा हुआ चूना लाते हैं, उसमें पानी डाल के छोड़ देते थे तो वो उबलने लगता था। ये किस कारण से होता था? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता था, इस कारण से होता था। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें पानी डालते तो कार्बन गैस बनता था, निकलता था। फिर जो ये वाला है बुझा हुआ चूना, इसमें पानी मिलाने से बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो निम्न में से किसको गर्म करने से, ठीक है, किसको गर्म करने से? तो बताया गया है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से। अगर पूछता कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये इसका हो जाता है आंसर। चलिए नेक्स्ट, चीनी को जब पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो चीनी घुल जाता है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाता है? सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी जो होता है ना, उसका रिएक्टिविटी को दर्शाता है। वो कौन तत्व कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, किसी के साथ कितना रिएक्शन कर सकता है, उसको दिखाता है। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट है, शरीर को नियंत्रित और समन्वय यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? तो 2 चीज़ करता है, एक तो आपका नर्वस सिस्टम करता है, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होगा हार्मोन तंत्र यानी कि उसमें भी कौन सा हार्मोन? तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, इंडोक्राइन सिस्टम वाला जो होता है, जिसमें डक्ट के थ्रू हार्मोन को डाल के ब्लड तक ले जाया जाता है।
ठीक है, तो इसमें 2 होगा। और आपका जो ऑप्शन में दे रखा था, ये दे रखा था, कौन सा दे रखा था आपको, शायद दे रखा था ये हार्मोन वाला दे रखा था आपका ऑप्शन में। ठीक है, खैर देख लेना आप लोग, जो भी दिया था, दोनों में से जो भी था वही आंसर हो जाएगा। हम दोनों ही इसमें बता दिए, आने वाले शिफ्ट में हो सकता है दूसरा वाला पूछ दे। नेक्स्ट देखिए, शरीर में वृद्धि यानी कि ग्रोथ किस हार्मोन के कारण होता है? तो शरीर में जो वृद्धि होता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, या फिर सोमेटोट्रोपिन के कारण होता है। ये दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वही होता सही। ठीक है, या तो ग्रोथ हार्मोन या फिर, अच्छा इसी को ग्रोथ हार्मोन को ही सोमेटोट्रोपिन कहा जाता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान होता है? तो अम्ल और क्षार में कौन सा गुण समान होता है? तो दोनों जल विलयन में विघटन होने के बाद क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि उसमें से आयन निकलता है और दोनों ही से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, बंदूक और गोली पर क्रिया प्रतिक्रिया बल समान होते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, बंदूक और गोली पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान होता है, फिर भी बंदूक कम विस्थापित क्यों होता है गोली की तुलना में? यानी कि जब हम लोग गोली चलाते हैं बंदूक से तो जो गोली है काफ़ी दूर तक विस्थापित हो जाता है, लेकिन जो बंदूक है वो थोड़ा सा ही विस्थापित होता है। इसका कारण पूछा गया था कि आखिर ये क्यों होता है? तो देखिए ये डिपेंड करता है मास पे। जो बंदूक का जो मास होता है गोली की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है गोली से अधिक होता है, इसलिए उसका त्वरण जो है एक्सेलरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, उसका जो त्वरित बहुत कम होता है, डिस्प्लेस बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी पिंड का भार पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर कम क्यों हो जाता है? तो डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, ये तो हम लोग को पता है। इसका जो भार होता है ना, ये पृथ्वी के भार से बहुत कम होता है। ठीक है, इसका कई सारे रीज़न हो सकता है। तो आप लोग को मेन मेरे हिसाब से जो देना चाहिए आप लोग को ऑप्शन में होगा, ये यही होगा, क्योंकि यही सूटेबल बढ़िया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं थर्ड शिफ्ट में। NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, का उपयोग कहाँ होता है? इसको कई सारी चीज़ों में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसी में से कोई आप लोग को एक ऑप्शन में दिया होगा, जैसे कि खमीर बनाने में, जिससे ब्रेड को फुलाते हैं हम लोग, खमीर बनाते हैं, खमीरीकरण कहा जाता है जिसको। एंटासाइड के लिए, जैसे एसिडिटी होता है तो इनो में इसको डाला जाता है, एंटासाइड। ठीक है, जो एसिडिटी होता है उसको शांत करने के लिए। सफाई में किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। इसको बनाने का देखिए यहाँ पे रिएक्शन दे रखें। पौधों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो जब पौधों में कोशिका विभाजन होता है तो उसके लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसमें भी कौन सा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एपिक में होता है, जैसे कि पत्तियों का हो गया या फिर तनों का हो गया या फिर जड़ का हो गया, इस सब के एपिक में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके कारण ये सेल डिवीजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कोशिका में एटीपी के निर्माण का, अच्छा कोशिका में एटीपी के निर्माण का कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? जो एटीपी का निर्माण करता है उसके लिए कौन सा जो कोशिकांग है वो जिम्मेदार होता है? तो उसके लिए जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार होता है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी बनता है। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वेग और समय का गुणनफल क्या बताता है? तो देखिए वेग और समय का गुणनफल, यानी कि वेग वेलोसिटी और समय टाइम का गुणनफल क्या बताता है? इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। आप लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। यही वाला हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे दे रखा वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रोटम में शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? देखिए इससे जस्ट पहले वाला सीट में ये क्वेश्चन पूछा था, फिर से ये वाला क्वेश्चन पूछते, बस थोड़ा सा लैंग्वेज खाली चेंज किया है। तो 2 से 3 डिग्री कम तापमान होता है। शरीर का तापमान मेनली 37 डिग्री होता है, उससे 2 से 3 डिग्री कम कर दो, 34-35 डिग्री ये होता है। ठीक है, चलिए जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो अब जल में H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? कुछ नहीं, अगर करना है तो इसका जो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, इसी तरह होता है। अगर कुछ नहीं, अगर आप लोग इसको इस टॉपिक को पढ़े ही नहीं है तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो O है ना, O की संयोजकता ये होगा, और ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 छिपा हुआ। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 1, यानी कि क्रॉस कर देना। H2O है ना, H2O तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर देना, क्रॉस कर देना। ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शंख मछली सेलफिश का उदाहरण है? तो शंख मछली का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसल्स। ठीक है, शंख जिसको घोंघा आदि भी कहा जाता है, ये मोलस्का समूह में आता है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसल्स। पूर्ण परमाणु द्रव्यमान किसे कहा जाता है? पूर्ण परमाणु द्रव्यमान बराबर किसी तत्व में एक
परमाणु का द्रव्यमान, और उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, तो कार्बन C12 के द्वारा हम लोग निकालते हैं, कार्बन 12 के द्वारा, और यही होता है पूर्ण परमाणु द्रव्यमान, कौन, कार्बन 12। ठीक है, ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ था। निषेचित अंडा यानी कि जिसको जायगोट कहते हैं, को पोषण कहाँ से मिलता है, तो देखिए 2 कंडीशन है। अब आपका ऑप्शन में क्या दिया था, वो अगर जब भी अंडा फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन लगता है उसको यूटेरस में आने में, आके वहाँ पे इम्प्लांट होने में। तो उस ड्यूरेशन में जब 6 से 7 दिन तक इम्प्लांट नहीं होता है, ऐसे कहा जाता है कि प्लेजेंटा से मिलता है बेबी को, जो शिशु होता है उसको फूड मिलता है, लेकिन इम्प्लांट होने में 6 से 7 दिन लगता है। फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उसको वहाँ से आने के इम्प्लामेंटेशन करने में 6 से 7 दिन लगता है। उस ड्यूरेशन में अगर पूछा गया होगा तो उसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म यानी कि यॉक से होता है। जैसे कि हम लोग अंडा, मुर्गी का अंडा खाते हैं तो इस जगह पे एक येलो कलर का होता है, बाकी ये व्हाइट पोर्शन का होता है, तो ये जो येलो वाला पोर्शन होता है उसको यॉक बोला जाता है। इसी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है जो कि बेबी को अंडा में, जो मुर्गी का अंडा होता है कहाँ से मिलता है इसको फूड, वो तो माँ के पेट से अलग होता है, अंडा बन जाता है, तो ये यहाँ से मिलता है, इसको खाना जो देता है, फूड जो देता है, ये यॉक देता है, ठीक है, यहीं से मिलता है। तो जब इम्प्लामेंटेशन नहीं हुआ होता है तब उसको कहाँ पे, यॉक से मिलता है, और जब ये गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, गर्भाशय के जो सबसे आंतरिक दीवार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम, उसमें जब वो फिक्स हो जाता है तो यहाँ पे प्लेजेंटा इसी में होता है, और इसी से बेबी को फिर फूड मिलता है। तो दोनों ही कंडीशन बता दिए, अगर प्लेजेंटा में है प्रत्यारोपण के बाद प्लेजेंटा से मिलता है, और प्रत्यारोपण से पहले यॉक से मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस, या उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया। उत्तल लेंस में यदि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है, तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर आए, कोई भी लेंस दे दे, कोई भी दर्पण दे दे, वो हमेशा फोकस पे ही बनेगा, ठीक है। ओजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजन का आप लोगों को पता होना चाहिए। ओजन जो होता है उसमें O3 होता है, एक मिनट, ओजन जो होता है वो O3 होता है। अब इसके कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, यहाँ पे 3 परमाणु है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो जाएगा, 3 परमाणु। चलिए नेक्स्ट है अल्कोहल, खास करके इथेनॉल के बारे में पूछा गया है, अल्कोहल में भी इथेनॉल, ठीक है, माफ कीजिएगा। अल्कोहल जब एसिटिलाइन प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, ठीक है। अल्कोहल जब एसिटिलीन के साथ और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या कराता है, तो इसको बोला जाता है इथाइलिनीकरण, ठीक है, इथाइलिनीकरण कहा जाता है इस प्रक्रिया को। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी दे रखा कितना, 450 जूल, और इसका वेग दे रखा कितना, 15 मीटर पर सेकंड दे रखा, तो इसका द्रव्यमान पूछा गया था। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर होता है। हमको काइनेटिक एनर्जी दे रखा 450, लिख दो यहाँ पे 450, हाफ दे रखा यहाँ पे, m हमको निकालना है, m को m ही रहने दो, और v दे रखा 15 × 15 कर दो। अब इसको काट पीट कर लेना, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 15 नीचे हो जाएगा तो m बचेगा, ठीक है। तो अब 15 या 45, यहाँ पे 30 आ जाएगा, देख लेना यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो आप लोग इसको काट पीट कर देना। वैसे हम कर ही देते, रुको कहाँ गया, 15 तिया 45 यानी कि 30 आ जाएगा, फिर 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, यानी कि इसका जो हो जाएगा ना आंसर 4 kg हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 4 की यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए हम नहीं बनाते हैं, 4 kg हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे देख लीजिएगा निकाल के, जो हम फॉर्मूला बता दिए हाफ mv स्क्वायर, इसमें से निकाल लेना, ये आ जाएगा। ऑप्शन में क्या 4 kg ही दिया हुआ था, हो सकता है कैलकुलेशन हम गलत कर दिए हो, एक बार आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रभाव नहीं है, तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा, जो स्कैटरिंग होने के बाद यानी कि जब प्रकाश की किरण आती है, जब एक ऐसा एंगल मिल जाता है उसको, तो जो धूलकन होता है वायु में या कहीं पे, तो उससे स्कैटर होता है, ठीक है, जिस कारण से वो रंग बिरंगा दिखाई देने लगता है, कोई एक रंग का फैल जाता है, उसका जो रंग, जिसमें जो रंग ज़्यादा स्कैटर होता है वो ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। जैसे कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना जब आकाश को, जब बादल वाला आकाश को देखते हैं तो व्हाइट दिखाई देता है, जब नीला बिना बादल वाला को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, समुद्र के रंग के, समुद्र का जो पानी की स्कैटरिंग के कारण, ठीक है। तो यही वाला देख लो यहाँ पे क्या सारा मैंने जो है मेन उसको लिख दिया, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लालिमा होना, टिंडल प्रभाव, धूल धुएं और धुंध के कारण दिखाई देना, प्रकाश को दिखाई देना, समुद्र का नीला रंग दिखाई देना, ठीक है, और इसी के कारण आकाश का भी रंग नीला दिखाई देता है, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो निम्न में से नहीं है। अब 3 तो यहाँ से दिया होगा, कोई एक बाहर का होगा, वही वाला आपको छांटना था।
शरीर का वह कौन सा अंग है जो हर महीने अंडे के स्थापित होने के लिए तैयार रहता है? तो हर महीने अंडे के स्थापित होने के लिए तैयार रहता है। अब ऑप्शन पे आपका यूटेरस दिया होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा? यूटेरस ही होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थापित होता है? इंडोमेट्रियम, अभी हम बता दिए। तो होता क्या ना कि देखिए, जब अंडा निकलता है और आया कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में आता है। अब इस फेलोपियन ट्यूब में रहता है, स्पर्म जैसे आता है ये फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना लेता है। अब अगर ये जाइगोट 6 से 7 दिन में आ जाता है कहाँ पे? यूटेरस में, और आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। कहाँ पे? इंडोमेट्रियम में। जो 3 लेयर होता है, 3 लेयर के सबसे निचला वाला जो लेयर होता है गर्भाशय का, उसके निचला वाला लेयर को इंडोमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, बीच वाला लेयर को मायोमेट्रियम कहा जाता है, और जो सबसे शुरुआत स्टार्टिंग वाला लेयर होता है उसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहा जाता है। ठीक है, शायद देख लेना एक बार नाम, आप लोग बढ़िया से देख लेना, हमको मतलब शायद कोई कंफ्यूजन होगा। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, हाँ यही सेम है। ठीक है, यही वाला नाम है। तो जो लास्ट वाला होता है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम क्या करता है? इसको इम्प्लांटेशन यहीं पे होता है, यहीं से प्लेजेंटा बनता है, यहीं से शिशु को अंडा दिया जाता है। ठीक है, मायोमेट्रियम का क्या काम होता है? मायोमेट्रियम का, जब बेबी बड़ा हो जाता है, 9 महीने का हो जाता है, जब उसके बाद जब जिसको लेबर पेन बोलते हैं, जब जिसको हम लोग डिलीवरी पेन बोलते हैं, जब ये होता है तो ये जो मायोमेट्रियम यानी बीच वाला जो होता है ना, वो सिकुड़ता है और बच्चे को आगे की ओर ठेलता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला, जिसको हम लोग क्या बोले, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, वो लेयर क्या करता है? ये करता है प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, ये पूरा जो गर्भाशय होता है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था शरीर का वह कौन सा अंग है जो हर महीने अंडे के स्थापन होने के लिए तैयार रहता है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूटेरस। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका में गैसों का प्रवाह किस कारण होता है? तो कोशिका में जो गैसों का प्रवाह होता है डिफ्यूजन के कारण, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर मूव करता है। ठीक है, तो गैसों का जो एक्सचेंज होता है इसी कारण, डिफ्यूजन के कारण होता है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक में हम पहले भी बता चुके हैं, कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक तत्व को बोलेंगे जिसमें एक कार्बन तो होगा ही, ये तो होना एकदम मस्ट है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, इसको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, अब देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, बिल्कुल ये कार्बनिक यौगिक होगा। यहाँ पे है कार्बन है, नहीं है, हाइड्रोजन है, नहीं है। पहले तो कार्बन देखो, कार्बन है, नहीं, खत्म। कार्बन है यहाँ पे, नहीं, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, खत्म। यानी कि कौन सा बचा? C2H6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? देखिए, अच्छा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है कि जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें प्रेरित धारा किस दिशा में, अच्छा धारा किस दिशा में प्रेरित होगी? तो बाएं हाथ के नियम के अनुसार सबसे पहले बाएं हाथ का बना लो। ये अंगूठा है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तर्जनी, और ये होगा आपका मिडिल फिंगर, बीच वाला जो होता है, इस तरह से तीनों 90 डिग्री पे होता है। अब क्या होता है, ये जो अंगूठा आप लोग देख रहे हैं, अंगूठा ये क्या बताता है? गति को बताता है। ये जो अंगूठा है ना, ये गति को बताता है, और ये जो तर्जनी है, ठीक है, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये जो मिडिल फिंगर होता है ना, ये आपको बताता है धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये अंगूठा क्या बताया? गति को बताया। ये जो तर्जनी है, तर्जनी क्या बताया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया। और ये जो प्रेरित धारा होता है, धारा की दिशा को कौन बताता है? तो ये मिडिल फिंगर बताता है। और आपसे यही पूछा गया है कि प्रेरित धारा को कौन बताता है? तो प्रेरित धारा को आपको मध्यमा, यानी कि मिडिल फिंगर कहाँ गया? मध्यमा, यहाँ पे ये बताता, मध्यमा बताता है। ठीक है, तो हम तीनों ही यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें मध्यमा दिया होगा, उसको आपको मारना था। बाकी तीनों ही जान लेना जरूरी है, कोई भी पूछ सकता है आगे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी चलती है? बिल्कुल नहीं। नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया, सीधी चल रहा है क्या? देखो तो इस तरह से आता है, नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सतह पर ये जीरो होता है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है, सतह पर जीरो नहीं हो सकता है। ये दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चलती है? हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एम्पियर मैक्सवेल लॉ को फॉलो करता है? हाँ, हो सकता है। देखो भाई, अब यहाँ पे एक चीज़ फिर यहाँ पे कंफ्यूज करवा दिया आपका। या तो देखो, अभी हम इसलिए नहीं बता सकते हैं ना कि एग्जाम में गलत पूछा, क्योंकि ये बच्चों के द्वारा बताया जाता है तो कुछ वर्ड छूट जाता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप लोग बोलेगा क्या कि दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं चलता, जबकि नॉर्थ से साउथ की ओर। हम खुद यहाँ पे लिखे कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। ये कब जाता है? जब ये चुंबक से बाहर होता है तब। लेकिन यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया ना कि चुंबक से बाहर है कि चुंबक से अंदर है। चुंबक के अंदर ये उल्टा चलता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलता है, याद रखना। चुंबक के अंदर में ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चलता है, और चुंबक से बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलता है। यहाँ पे मेंशन किया है क्या कि चुंबक के बाहर या चुंबक के अंदर?
तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है ग्रुप डी के एग्जाम है और इस पर जहाँ तक पूछा जाना चाहिए मेरे हिसाब से इसी को इसको मानेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एम्पियर मैक्सवेल लॉ को फॉलो करता है, यही इसका करेक्ट आंसर मानेगा। लेकिन हम मेरे हिसाब से अभी हम दोनों को ही लेके चल रहे हैं। अब जब आंसर किया गया तभी बता सकते हैं कि इसका कौन सा होगा, क्योंकि अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि अंदर में है जा रहा है या फिर बाहर में जा रहा है। अगर ये चुंबक के अंदर में होगा तो ये सही है, चुंबक के बाहर में होगा तो फिर ये गलत है। ठीक है, तो इसको दोनों ही भी मान के हम चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांसिटिव एलिमेंट नहीं। तो पीरियडिक टेबल में जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप जितने भी तत्व होते हैं ये सब संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें से डी ग्रुप में देखो कौन सा आता है, जी ग्रुप में जिंक आता है, तो ये जिंक इसका करेक्ट आंसर। मिथेन तो होगा नहीं, ये तो अलग ही दे दिया कुछ, कार्बन कार्बन तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे फ्लो में हम बोल देते कुछ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलत ऐसे वर्ड निकल गया होगा कि ये क्वेश्चन के बारे में गलत, तो ठीक है, जैसे कि कुछ गलत आंसर बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग गलत बोले थे और कमेंट में। ठीक है, ताकि आगे से ये इस चीज़ को हम सुधार पाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।